हम लोगों ने क्या पढ़े थे इसके पहले? मध्यकालीन भारत के इतिहास में हमने क्या पढ़ा था? इस्लाम का भारत आगमन पढ़ा था कि नहीं? उसमें हमने अंत किससे किया था? मोहम्मद गोरी। क्या किया था? मोहम्मद गोरी। मोहम्मद गोरी का हमने कुछ आक्रमण बताया था ना। उसका कितना आक्रमण हुआ था? कितनी बार आक्रमण उसने किया था भारत पे? 2 बार। कितनी बार? 2 बार आक्रमण हुआ था मोहम्मद गोरी का। दो मुख्य उसके क्या थे? युद्ध थे। बाकी तो उसके बाद उसने और भी युद्ध लड़ा। एक चंदावर का भी युद्ध हमने बताया था। 2 युद्ध उसके मुख्य थे जो कहां पे लड़े गए थे? तराइन में लड़े गए थे कि नहीं? तराइन का प्रथम और तराइन का द्वितीय युद्ध। उसके बाद फिर क्या था? एक चंदावर का भी युद्ध था। किसका था? चंदावर का, है ना। तो ये बताओ, सल्तनत काल अब हम शुरुआत करने जा रहे हैं। वो इस्लाम का भारत पे आगमन की हमने बात की थी, है ना। मोहम्मद गोरी के मृत्यु के बाद ये सल्तनत काल का प्रारंभ हुआ था। जब मोहम्मद गोरी इन दोनों 2 युद्ध के बाद और उत्तर भारत पे, अपने देश पे, पूरे उत्तर भारत पे लगभग उसका क्या हो गया था? कब्जा हो गया था इन तीनों युद्ध के बाद। तो उसके बाद फिर वो उसकी जब मृत्यु होती है तो शुरुआत होती है किसकी? सल्तनत काल की। अब ये सल्तनत काल क्यों उसको बोला जाता है, ये जरूरी है जानना। सल्तनत काल इसको क्यों बोला जाता है? तो देखो, पहले हम क्या करते थे? पहले पढ़ते थे, जब हमने प्राचीन भारत के इतिहास में पढ़ा था, तो हम ये पढ़ते थे कि ये शासक ने राज किया, इतने साल तक हर्षवर्धन ने राज किया, अशोक ने राज किया, ये राजा थे, है ना। लेकिन अब हम राजा का क्या हो गया? राजा का नहीं पढ़ेंगे। राजा का तब राजा शब्द नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि अब इस्लाम का भारत पे आगमन हो गया, मुस्लिम आ गए, तो मुस्लिम राजा वो शब्द प्रयोग नहीं करते थे। तो जब देखो, इस्लाम के आने के बाद क्या हुआ? इस्लाम के बाद आने के बाद हुआ, इस सत्ता का जो नाम हो गया वो हो गया सल्तनत काल। क्या हो गया? सल्तनत काल। इसका नाम हो गया सल्तनत काल, ठीक है। और अब इसमें जो राजा बनते थे उनको क्या बोला जाता था? सुल्तान। क्या बोला जाता था? सुल्तान। अब राजा नहीं बोला जाएगा, क्या बोला जाएगा? सुल्तान। और वंश का, पूरे वंश का नाम क्या हो गया? सल्तनत काल। तो अब हम सल्तनत काल के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो अब देखो, सल्तनत काल में शुरुआत जो हुई वो पूरा कहां तक गया? देखो, ये सल्तनत काल, दिल्ली सल्तनत, इसको आगे चल के पूरा सत्ता कहां से होने लगी? दिल्ली से। कहां से? दिल्ली से। तो इसीलिए इसको हम दिल्ली सल्तनत भी बोलते हैं, ठीक है। अब देखो, ये इसमें कितने वंश आए या कितने राजाओं ने राज किया और कब तक किया, तो इसके बारे में अगर हम पढ़ेंगे तो देखो, इसमें क्या है? पहला तो सल्तनत काल में पहला आएगा गुलाम वंश। क्या आएगा? कितने वंश आएंगे अभी हम उसकी चर्चा कर रहे हैं। पहला आएगा गुलाम वंश, ठीक। फिर दूसरा आएगा खिलजी वंश। क्या आएगा? खिलजी वंश। फिर तीसरा आएगा तुगलक वंश। कौन सा? तुगलक वंश। अभी केवल नाम सुनो, अभी आगे इन सबको क्या करना है? पढ़ना है, ठीक है। तीसरा आएगा तुगलक वंश। फिर चौथा आएगा सैयद वंश। क्या आएगा? सैयद वंश। फिर पांचवा आएगा लोधी वंश, ठीक है। इसके बाद लोधी वंश के बाद फिर हम एक बड़े वंश पे, एक बड़ा जो बहुत लंबे समय तक चला है, क्या? मुगल। क्या चला है? मुगल वंश, ठीक है। इस पे हम जाएंगे, ठीक है। तो अभी हम किसके, फिलहाल ये 6 वंश हैं, है ना, जिनके बारे में हमको अभी इस मध्यकालीन भारत के इतिहास में क्या करना है? पढ़ना है ना। चलो, अभी हम फिलहाल शुरुआत किसकी करने जा रहे हैं? सल्तनत काल की। किसकी? सल्तनत काल, ठीक। और इस सल्तनत काल में हम पहला वंश जो पढ़ने जा रहे हैं वो कौन सा वंश है? गुलाम वंश, ठीक है। कौन सा वंश है? गुलाम वंश, जो कब से कब तक चला है?
ये चला है 1206 से लेकर के 1290 ईस्वी तक। ठीक, 1206 से प्रारंभ हुआ है 1290 तक। अब इसलिए क्यों, देखो क्योंकि इसके पहले ध्यान करो कि जब हमने मोहम्मद गोरी का युद्ध बताया था तो उसमें हमने युद्ध तुमको पहला तराइन का युद्ध बताया था 1191 में, बताए थे कि नहीं। दूसरा युद्ध बताए थे 1192 में, फिर चंदावर का युद्ध हुआ 1194। इन तीनों युद्ध को क्या इसमें एक युद्ध मोहम्मद गोरी हारा था, बाकी दोनों का युद्ध क्या हुआ था, ये दूसरा और तीसरा 1192 और 94 का युद्ध उसने क्या कर लिया था, जीत लिया था। उसके बाद उसने संपूर्ण उत्तर भारत पर क्या कर लिया, कब्जा कर लिया। तो इसी का शासन चल रहा था। फिर 1206 ईस्वी में इसकी क्या हो जाती है, मोहम्मद गोरी की क्या हो जाती है, 1206 ईस्वी में मोहम्मद गोरी की मृत्यु हो जाती है। मोहम्मद गोरी की मृत्यु होती है कब, 1206 ईस्वी में। ठीक है, अब सुनो, 1206 ईस्वी में जब इसकी मृत्यु होती है और इस समय जब ये मोहम्मद गोरी राज कर रहा था तो उस समय दास प्रथा चल रही थी। दास प्रथा का मतलब समझते हो, इंसानों को भी खरीदा बेचा जाता था। किसको, इंसानों को भी खरीदा बेचा जाता था। जैसे मान लो कहीं कोई प्रशिक्षित है, सैनिक है, अच्छा तलवारबाजी या घुड़सवारी अच्छा कर लेता है, तो कोई राजा उसको पैसे में क्या कर लेता था, खरीद लेता था और अपने राज्य में रखता था। अब वो अच्छा काबिल था तो उसको क्या करता था, अपने यहाँ कोई बड़ा पद जैसे सेनापति का है या कोई भी बड़ा पद क्या कर देता था, दे देता था। तो उसी में उस समय जब मोहम्मद गोरी राज कर रहा था तो इसके यहाँ एक क्या था, गुलाम था। कौन था, गुलाम, मतलब इसने खरीदा था। तो उसको क्या कहेंगे, अगर कोई हम किसी को खरीद लिए हैं और हमारे अंडर में काम कर रहा है तो कहते हैं ना कि वो ये तो उनके गुलाम हैं, उन्हीं की बात सुनते हैं बस ना। तो मोहम्मद गोरी ने इसको खरीदा था, किसको, ऐबक को। किसको, ऐबक। इसका नाम क्या था, ऐबक। इसका पूरा नाम था कुतुबुद्दीन ऐबक। क्या नाम था, पूरा नाम था कुतुबुद्दीन ऐबक। अब मुस्लिम है तो उनका नाम तो ऐसे ही रहता है ना। तो ये कुतुबुद्दीन ऐबक, जिसको मोहम्मद गोरी ने क्या किया था, खरीदा था, ठीक है, गुलाम बनाया था, वो इसके यहाँ एक बड़े पद पे काम कर रहा था। अब जब मोहम्मद गोरी की 1206 ईस्वी में क्या हो गई, मृत्यु हो गई, तो अब कोई शासन को देखने उखने वाला था नहीं। तो मोहम्मद गोरी की मृत्यु के बाद कुतुबुद्दीन ऐबक ने क्या किया, राज को संभाला। तो गुलाम वंश की क्या हो गई, और इसी कुतुबुद्दीन ऐबक के आने के बाद ही गुलाम वंश की क्या हो गई, शुरुआत हो गई। तो गुलाम वंश में जो पहला शासक आया उसका क्या नाम था, कुतुबुद्दीन ऐबक। क्या नाम था, ऐबक। और ये कब से कब तक शासन किया, तो ये किया 1206 से 1210 तक। केवल कितने साल, केवल 4 साल। इसने केवल 4 साल तक शासन किया। अब ये बताओ, देखो ये अपने आप को इस राज्य का शासक नहीं मानता था। ये नहीं कहता था कि मैंने गुलाम वंश की स्थापना की है या गुलाम वंश की नींव मैंने रखी है, ये नहीं मानता था। ये केवल क्या था, एक दास था, खरीदा हुआ गुलाम था। और मोहम्मद गोरी के मृत्यु के बाद कोई राज उसका देखने वाला नहीं था, इसलिए इसने क्या कर लिया था, राज को देखना प्रारंभ कर दिया था। अब ये देखो कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया क्या क्या, केवल 4 साल तो जिंदा रहा, 1210 में इसकी मृत्यु हो जाती है। केवल इसने 1206 से लेकर के 1210 तक क्या किया है, राज्य को देखा है। तो उसमें देखो उसने काम क्या किया। पहला तो ये एक कुरान, जैसे अपने यहाँ हमारे हिंदू धर्म में गीता है और रामायण है, ऐसी पवित्र रचनाएं हैं कि नहीं, वैसे मुस्लिम में कुरान होता है, जानते हो कि नहीं। तो कुरान को बहुत खूब पढ़ा था, सीखा था, तो कुरान को बहुत सुरीली आवाज में क्या करता था, गाता था। कि कुरान को हमेशा ये गुनगुनाया करता था और बहुत मधुर आवाज में, इसीलिए इसको क्या कहा गया, कुरान खां की उपाधि दी गई। क्या, इसकी, कुरान खां की। इसको क्योंकि कुरान बहुत अच्छे से गाता था, इसीलिए इसको कुरान खां की क्या दी गई, कुरान खां की उपाधि दी गई। लोग इसको कहने लगे कि ये कुतुबुद्दीन ऐबक तो कुरान खां है, मतलब कुरान को बहुत अच्छे से, बहुत सुरीली आवाज में गाता है। और ये बहुत दानी भी था। दानी का मतलब कि ये समझता था कि जो हमको पैसा मिला है, ये तो सब मोहम्मद गोरी की या हमारे ऊपर वालों की देन है कि पूरा का पूरा राज्य हमको मिल गया, राज्य का पूरा पैसे के मालिक हम हो गए। तो ये मानता था कि ये हमारा कमाया हुआ पैसा
नहीं है, इसीलिए ये दान खूब करता था। क्या करता था? दान बहुत करता था, तो इसीलिए लाखों रुपए में दान कर देता था, इसीलिए इसको लाख बख्श की उपाधि भी दी गई। किसकी? लाख बख्श की क्या की गई? उपाधि। अब लाख बख्श का मतलब यही होता है कि कोई गरीब है अपने उसके साम्राज्य में, या कोई बीमार है, या किसी भी प्रकार से उसको मदद की जरूरत है, तो उसको लाखों में क्या करता था? दान देता था, इसीलिए उसको लाख बख्श की उपाधि भी दी गई। समझ में आया? अब इसके अलावा और जो उसने महत्वपूर्ण, देखो जो उसके बहुत महत्वपूर्ण काम है वही हम तुमको क्या कर रहे हैं? बता रहे हैं, ठीक है। अब इसके बाद देखो, अगर कुछ ऐसा भी है कि वो कुछ मस्जिद या मंदिर का निर्माण करवाने में या कुछ इमारतों के निर्माण करवाने में भी उसकी बड़ी भूमिका रही है, तो उसने दो मुख्य चीजों का निर्माण कराया। तुमने सुना होगा कि एक तो कुतुब मीनार, सुने हो कि नहीं? कुतुब मीनार, कुतुब मीनार का निर्माण करवाया, ठीक है। अब कुतुब मीनार है कहाँ? कुतुब मीनार कहाँ है? दिल्ली में। कहाँ है? दिल्ली में। निर्माण करवाया, लेकिन वो इस कुतुब मीनार को पूरी तरह से बनवा नहीं पाया था। क्यों नहीं बनवा पाया था? हाँ, क्योंकि 4 साल तो ही उसने शासन किया, तो कुतुब मीनार को उसने काम शुरू करा दिया था, एक मंजिल बनवा भी दिया था, लेकिन पूरी, अब कुतुब मीनार तो बहुत ऊंची मस्जिद है, बहुत ऊंची क्या है? इमारत है, तो वो पूरा नहीं हो पाया था, लेकिन उसने कुतुब मीनार का एक मंजिल बनवाया था। इसीलिए अगर कुतुब मीनार का निर्माण पूछा जाए तो किसको लिखोगे? कुतुबुद्दीन ऐबक का। नाम से भी समझ में आ रहा है कि नहीं? कुतुब मीनार मतलब कुतुबुद्दीन ऐबक। कहाँ निर्माण करवाया? दिल्ली में, पहला। दूसरा सुने होगे 2.5 दिन का झोपड़ा, सुने हो कि नहीं? दूसरा उसने क्या काम करवाया? 2.5 दिन का झोपड़ा। 2.5 दिन जानते हो कि नहीं? हाँ, 2.5 दिन का मतलब जैसे 2.5 जिसको बोलते हो ना, 2 और आधा ना, तो वही 2.5 दिन का झोपड़ा। अब ये कहाँ है? ये अजमेर में है। तो उसने 2 इमारतों का निर्माण भी करवाया। इन 2 इमारतों का निर्माण कौन करवाया? कुतुबुद्दीन ऐबक। समझ में आया कि नहीं? अब 1206 से 1210 तक में उसने, देखो इधर, उसने 4 मुख्य काम किया। एक तो उसको कुरान खां की उपाधि दी गई, इसलिए क्योंकि वो कुरान को बहुत सुरीली आवाज में पढ़ता था। दूसरा, लाख बख्श की उपाधि दी गई, क्योंकि वो लाखों में दान किया करता था। और उसके बाद फिर 2 प्रमुख इमारतों का उसने निर्माण करवाया। एक कुतुब मीनार जो दिल्ली में है, दूसरा 2.5 दिन का झोपड़ा जो कहाँ है? अजमेर में हो। फिर उसके बाद 1210 ईस्वी में उसकी क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। और उसके मरने के बाद देखो, अब यहाँ क्या हुआ कि अब वो मर गया, तो उसका कोई उत्तराधिकारी वैसे खास नहीं था कि जो उसके शासन को देख सके। तो इसका कौन आया? इसके बाद दूसरा शासक आता है जिसका नाम है इल्तुतमिश। क्या नाम है? इल्तुतमिश। अब देखो, ये एक अच्छा शासक था। किसमें? गुलाम वंश में। किसमें? अभी गुलाम वंश चल रहा है ना, तो गुलाम वंश में इसने शासन जो किया वो 1210 से 1236 तक। कब किया? कितने तक? लगभग 26 सालों तक इसने क्या किया? शासन। अब इसको देखो, ये क्या है? इस गुलाम वंश में, गुलाम वंश बोला ही जा रहा है इसलिए क्योंकि यहाँ गुलामों की क्या थी? प्रथा थी। वो कोई गुलाम को खरीद करके, अपने यहाँ दास को खरीद करके गुलाम के रूप में काम करवाते थे, जैसे ऐबक आया था, है ना? तो ऐसे ही इल्तुतमिश भी था, क्या? गुलाम ही था। तो इसको क्या बोला जाता है? गुलामों का गुलाम। मतलब गुलामों का गुलाम, समझ लो क्यों कहा गया इसको? क्या कहा गया? गुलामों का गुलाम। इसलिए कहा गया कि एक तो ऐबक खुद गुलाम था और उसने अपने अंदर भी गुलाम को रखा था, इसीलिए इल्तुतमिश को क्या कहा गया? गुलामों का गुलाम। ठीक है। अब पहला ये हो गया। दूसरा इसको और क्या चीज बोला गया? देखो, इसके समय में 1200, जब ये शासन करने आया 1210 से 1236 तक, लगभग 26 सालों तक, तो इसको किस चीज का सामना करना? इसने क्या चीज बनाया? एक 40 सरदारों का गुट बनाया। क्या किया? 40 सरदारों का गुट, मतलब कि एक 40 लोगों का समूह बनाया कि वो 40 लोग मिलकर के क्या करें? पूरे शासन की देख रेख में अपना योगदान दें। 40 लोग मिलकर के क्या करें?
अपने पूरे शासन में जो ये वो गुलाम वंश चल रहा था उसमें क्या करें, योगदान दें। तो ये 40 सरदारों का गुट इसने बनाया था, किसने, इल्तुतमिश ने, है ना। उसके बाद 40 सरदारों का गुलामों का गुट बनाया। इसको देखो कहा क्या गया, तुर्क ए चिहलगामी, इसको बोला गया। इसमें क्या था, इसमें 40 सरदार थे जो सभी लोग मिल करके क्या करते थे, इसको इसके पूरे शासन की देख रेख किया करते थे, ठीक है। तो ये इल्तुतमिश हुआ 1210 से 1226 तक इसने शासन किया। आगे इसके बाद अभी हम आज ऐसे सामान्य परिचय दे रहे हैं। उसके बाद देखो तीसरा क्या है, तीसरे नंबर पे कौन शासक आया। अब इल्तुतमिश के शासन के बाद इसके कोई बेटा नहीं था जो अच्छा हो, जो अच्छा शासन कर सके, इसीलिए इसने अपनी बेटी को क्या बनाया था, इसने अपनी बेटी को गद्दी पे बैठाया था। और बेटी का क्या नाम था, रजिया सुल्तान। क्या नाम था, रजिया सुल्तान। अब इसको देखो, अब ये रजिया सुल्तान जो ज्यादा दिन शासन नहीं कर पाई, ये 1236 से 1240 तक ही शासन कर पाई, केवल कितने साल, 4 साल। अब ये देखो, ये दिल्ली सल्तनत में, पूरे दिल्ली सल्तनत में पहली महिला थी जो क्या की थी, हाँ, दिल्ली सल्तनत में शासन करने वाली पहली महिला, शासन करने वाली क्या थी, पहली महिला थी। शासन करने वाली पहली महिला थी। पूरे दिल्ली सल्तनत जब तक चलेगा तब तक इसमें कोई महिला, इसके अलावा कोई अन्य महिला शासन करने नहीं आई। अब देखो महिला है तो इसको समस्याएं भी है ना, क्योंकि पुरुष के होते हुए महिला गद्दी पे जब ये जाती थी, अपने पिताजी के जो राज सिंहासन था, अपने महल से निकल के दरबार में आती थी, बैठती थी, जो टोपी लगा के उसी तरह बैठती थी, तो जो पुरुष थे वो देख करके क्या होते थे, गुस्सा करते थे कि इतने लोगों के होने के बाद भी ये महिला को शासन दे दिया है, महिला को शासक बना दिया गया है। तो उसको बहुत सारे, ये जो पीछे इल्तुतमिश ने 40 सरदारों का एक गुट बनाया था ना, उसने इसका बहुत विरोध किया कि इसको शासन में नहीं आना चाहिए, महिला है, ये पुरुष के बराबर काम नहीं कर सकती है, पुरुष की तरह अपने राज्य को नहीं चला पाएगी। इसीलिए बहुत सारे लोगों ने क्या किया, इसका विरोध भी किया, है ना। चलो, हमने तीसरा शासक ये है, अब इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। फिर इसके बाद चौथा आता है, फिर नासिरुद्दीन महमूद आता है। कौन आता है, नासिरुद्दीन महमूद। इसने शासन किया 1246 से 1265 तक, ठीक है। अब देखो 1240 के बाद कुछ और छोटे छोटे इसके भतीजे लोग शासन किए, लेकिन उन्होंने कोई अच्छा शासन नहीं किया, इसलिए उनका जिक्र नहीं है। फिर उसके बाद नासिरुद्दीन महमूद ने 1246 से 1265 तक शासन किया। और लास्ट में इसके बाद फिर कौन आता है, गयासुद्दीन बलबन। कौन आता है, गयासुद्दीन बलबन ने शासन किया, जिसने 1266 से 1287 तक क्या किया, शासन किया। और ये गयासुद्दीन बलबन के बाद ही इस वंश का पतन शुरू हो जाता है और धीरे धीरे इस पूरे वंश का क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है। और इसके बाद फिर अगला वंश आता है। बाकी इन तीनों शासक के बारे में हम कल डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। समझ में आया। बाकी